देना है। एस्थमा हम सबको टर्म पता है, हम सबने सुना है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे फैमिली में या हमारे रिलेटिव में या हमारे फ्रेंड्स में किसी ना किसी को एस्थमा जैसी बीमारी है। मेरा आज यहाँ पे टॉपिक जो है वो एस्थमा के साथ मैंने लिखा है व्हाट यू शुड नो, मतलब आपको क्या जानकारी और क्या सही फैक्ट्स इसके बारे में पता होने चाहिए, ताकि बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शन हैं जो हम आज कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से थोड़े से दूर करे जाए, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे और आप उसको स्प्रेड कर पाए आगे। शरीर है, शरीर में दो हमारे लंग्स होते हैं, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। हम जहाँ से सांस लेते हैं, नाक के माध्यम से सांस जो है अंदर जाता है विंड पाइप के थ्रू। एस्थमा जो बीमारी है वो हमारे सांस की नली में इन्फ्लेमेशन होने की बीमारी है। इसमें लंग्स का मेजर पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो एस्थमा के एयरवेज जिसको बोलते हैं, एस्थमा की नली जिसको बोलते हैं, सांस के नली में इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। जैसे हमें कभी चोट लगती है, हम कभी गिर जाते हैं, स्किन पे खरोंच आती है, तो आपने सबने देखा होगा कि स्किन जो है वहाँ की लाल हो जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग आता है, थोड़ी गर्म होने लगती है। वो सेम इन्फ्लेमेशन जो है, जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, एस्थमा के मरीजों में वो सांस की नली के अंदर की लेयर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एस्थमा जो है, इसके 4 मेन सिम्टम्स होते हैं। जो 4 मेन प्रेजेंटेशन है वो है खांसी होना, सांस में तकलीफ होना, छाती में जकड़न होना और वीजिंग होना। वीजिंग का मतलब होता है एक सीटी जैसी म्यूजिकल आवाज छाती में से आना, जो एस्थमा के मरीजों में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। एस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको बीच बीच में सिम्टम फ्री पीरियड होगा, मतलब 24 घंटे में पूरे टाइम 24 घंटे आपको बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे, या फिर पूरे साल के 12 महीने आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुछ दौरान आपको अपने आप बेटर महसूस होता है, जिसको सिम्टम फ्री पीरियड बोलते हैं। तो ये एस्थमा का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन होता है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसमें यूजुअली प्रेजेंटेशन जो है बच्चों में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखा जाता है, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री होती है हमारे। लेकिन सिर्फ पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है ऐसा नहीं है। एस्थमा किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आपको प्रेजेंट कर सकता है, आपको इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ओल्ड एज ग्रुप में एस्थमा नहीं होता है, ये चीज़ गलत है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये बच्चों की बीमारी है, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर जीन होते हैं जो एस्थमा से रिलेटेड होते हैं। जब किसी फैमिली में किसी को एस्थमा होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में या उसी जनरेशन में भाई बहन या अदर फैमिली मेम्बर्स में इसका प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हैं, हमारा ये सांस का नली है जहाँ से सांस अंदर जाता है। नॉर्मल इंसान में सांस के नली में डायमीटर अंदर का इतना बड़ा होता है, पाइप का डायमीटर। लेकिन जब हमने इन्फ्लेमेशन की बात करी, उसमें एस्थमा के मरीजों में डायमीटर इतना छोटा हो जाता है। तो जब सांस का डायमीटर कम हो चुका है तो आपको खुल के सांस नहीं आएगा, आपको खांसी होगी, आपको वीजिंग होगी। ये सब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम सब ने कोविड पैंडेमिक में बहुत सब लोगों को सांस का प्रॉब्लम हुआ, छाती का प्रॉब्लम हुआ। एस्थमा के मरीज कोविड के एरा के बाद, मैं बोलूँगा कि कोविड का एरा लगभग जा चुका है अभी, लेकिन एस्थमा के सिम्टम्स और एस्थमा के मरीजों की संख्या कोविड के बाद बढ़ गई है।
इसका क्या कारण है हमें नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म कोविड के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने वैक्सीनेशन से भी देखा कि खून जो है थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अभी हमें नहीं पता है जब तक उसकी स्टडीज़ होती हैं। लेकिन हम जो डेली प्रैक्टिस में देखते हैं मरीजों को जिनको भी कोविड हुआ है, उनको अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी मात्रा। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो लगभग 15% पॉपुलेशन में अस्थमा डिटेक्टेड है। प्रेवलेंस जो है 15% है, मतलब हर 100 व्यक्तियों में 15 मरीज अस्थमा से पीड़ित हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर वर्ल्ड वाइड अपन बात करें, पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ अस्थमा के पेशेंट्स थे 2020 तक, और ये नंबर 40 करोड़ में इंक्रीज होने वाला है 2025 तक, ऐसा एस्टिमेशन है। अस्थमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हर व्यक्ति को अस्थमा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री की वजह से अस्थमा का होने का चांस बढ़ता है। कुछ लोगों को एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकती है, खाने पीने की वस्तु से, धूल मिट्टी से, या सिर्फ मौसम बदलने से भी एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं। एलर्जी के सिम्टम्स यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट्स में कैसे होते हैं? या तो उनको बार बार छींक आती है, गले में खराश होना, नाक से पानी निकलना, नाक में खुजली होना, आँख में खुजली होना, या आँख से बार बार पानी निकलना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ हमारे स्किन में लाल लाल धब्बे होना, जिसमें खुजली होती है, इचिंग होती है, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। और कुछ इरिटेंट्स ऐसे होते हैं, एलर्जन ऐसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जब मौसम बदलता है, जब पोलन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, बट काफ़ी जोग्राफिकल लोकेशंस में जहाँ पे पोलन ज़्यादा गिरते हैं, फूल जब झड़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। कुछ फूड पार्टिकल्स, स्पेशली सी फूड जो है, उसमें बहुत सारे जिसमें शेल होता है, प्रॉन, क्रैब्स, कुछ लोग सी फूड जो ज़्यादा खाते हैं उनमें एलर्जी के सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। और इसके साथ साथ घर में धूल मिट्टी या फिर अपने जो पलंग रहता है उसमें गद्दे में कई बार खटमल होते हैं, वो एलर्जी जो है कॉज करते हैं। साथ साथ जो हमारे कुछ लोग पेट एनिमल्स रखते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, डॉग, कैट्स, ये जो इसमें कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो बाल झाड़ती हैं, जिनमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं। जब वो आप घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और वो हवा में उठता है, अगर वो आपके शरीर के अंदर उसका छोटा पार्टिकल जाता है तो ये एलर्जी बहुत कॉज करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा के अटैक बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इमोशनल स्टेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम से खुशी का कोई न्यूज़ या बहुत ज़्यादा दुखद न्यूज़ कोई अगर अपन देखें जिसमें कि आपका इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, ऐसी कंडीशन भी आपको अस्थमा का अटैक ट्रिगर कर सकती है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन में जब अपन कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी है, या फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं जैसे मार्बल कटिंग हो गया, स्टोन कटिंग हो गया, या माइनिंग की बात करें जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है, ऐसी जगहों में क्योंकि धूल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट्स को सांस का बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस क्योंकि अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे गांव जो है शहर की तरह डेवलप होते जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जो एयर पोल्यूशन है, जहाँ पे आपके व्हीकल की वजह से, जैसे रोड पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उस टाइम पे व्हीकल पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन की मात्रा की वजह से भी आपको अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, खास करके ये 2 दवाइयाँ अगर आप देखें, हम में से बहुत सारे लोगों ने खून पतला करने की दवाई सुनी होगी, इकोस्प्रिन करके बोलते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई होती है,
तो ये ऐसी 2 दवाइयाँ हैं, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें कि आपको सांस लेने में तकलीफ है या खांसी हो रही है, छाती में जकड़न हो रही है, यदि ये आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपकी दवाई की वजह से हो रहे हों और ना कि और किसी वजह से। तो आपका जहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट को बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपकी दवाई की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हों और इसके ऑल्टरनेटिव में कोई और दवाई दी जाए जो लंग्स के लिए सेफ हो। जो है उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि पोलन से हो सकता है, घर में कोई इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच, खटमल, या फिर आपका परफ्यूम के जो स्प्रे आते हैं जिसमें कि बहुत तेज स्मेल होती है, उसके जो छोटे पार्टिकल्स हवा में निकलते हैं वो आपको एस्थमा का अटैक ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा जब टेम्परेचर बदलता है, जैसे अपने यहाँ पे अभी तो फुल टाइम गर्मी चल रही है, लेकिन रात के टाइम में जब थोड़ी ठंडक होती है, आप एसी चला के सो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका आउटसाइड टेम्परेचर थोड़ा कम है और बॉडी का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा घर में धूल मिट्टी, स्मोकिंग, फ्रेगरेंस, पोल्यूशन, स्ट्रेस और पेट एनिमल्स की वजह से एस्थमा के अटैक्स ट्रिगर होते हैं। और आपके घरों में जब थोड़ा डैम्पनेस होता है, घर में दीवार में सीलन जिसको बोलते हैं, अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं तो उस सीलन में फंगस यानी कि फफूंद लगने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा कोई आपके घर में है जिसमें उनको ये जो एस्थमा के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर में ये चीज़ चेक करिए कि क्या घर में दीवार में कोई सीलन तो नहीं है, कहीं पाइप में कोई लीकेज तो नहीं है, स्पेशली बाथरूम्स में, क्योंकि उसके एक्सपोजर से भी उनको ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। आप रिपेयर उसको करवाएंगे और सिम्टम्स अपने आप कम हो जाएंगे। एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब बीच बीच में पेशेंट अपने आप बेटर महसूस करता है, उसको फुल टाइम सिम्टम्स नहीं रहते हैं। और चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, कॉफ, वीजिंग, ये 4 सिम्टम्स जो मैंने बोले, ये इसके टिपिकल प्रेजेंटेशन हैं। कुछ मरीजों में और सिर्फ खांसी रहती है, लंबे समय से खांसी होना, जिसका कोई अपना सिम्टम रिलीफ नहीं हो पा रहा है कफ सिरप से या नॉर्मल दवाई को, ऐसे केसेस में आप ज़रूर एक बार स्पेशलिस्ट से रिकमेंडेशन लीजिए। इसको जांच करने के लिए बहुत ही सिंपल 2-3 चीज़ें हैं जो अपन करते हैं। एक कि आपका लंग्स का स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, उसको देखने के लिए एक छाती का सिंपल एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको लंग फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। ऐसा एक सिंपल सा टाइपराइटर जैसा मशीन रहता है और उसके आप जो ये वाला ऑपरेटर देख सकते हैं, माउथ पीस, इसमें आपको सिर्फ फूंक मारनी होती है। इसको लंग फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। ये 5 से 10 मिनट लगते हैं इस टेस्ट को करने के लिए, और ये टेस्ट आपके लंग की क्षमता, आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपके लंग्स की पावर को बखूबी बताता है, जो अगर आपके एज अनुसार कम है जितनी होनी चाहिए, ये मतलब कि आपको इसकी ज़रूरत है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अब सब लोग इतने जागरूक हैं, अपने हेल्थ प्रिवेंशन के लिए अपन हेल्थ पैकेज लेते हैं, एनुअल हेल्थ पैकेज कराते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में या बहुत सारे पैकेजेस में ये लंग फंक्शन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे आप अपने टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि अपना हार्ट सही है कि नहीं है, अपना ब्लड टेस्ट सही है कि नहीं है, ऐसे केसेस में आपको ज़रूर ये लंग फंक्शन टेस्ट इंक्लूड करा हुआ पैकेज लेना चाहिए, ताकि आप हर साल ये चेक कर सकें कि जितना आपका लंग कैपेसिटी एज के अनुसार होना चाहिए, क्या उतना आ रहा है या उससे कम आ रहा है। तो ये एक सिंपल स्क्रीनिंग मेथड है जो आपको बता सकते हैं कि आपको कोई सांस का प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अपन ने सबने CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करके सुना है, जिसमें हीमोग्लोबिन आता है, जिसमें कि टोटल वाइट सेल काउंट आता है।
टोटल वाइट सेल काउंट के साथ में एक डिफरेंशियल वाइट सेल काउंट भी दिया होता है अलग अलग। उसमें मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा कि एक उसमें कंपोनेंट होता है जिसका नाम है इओसिनोफिल करके। ये इओसिनोफिल की मात्रा अगर 400 से ज़्यादा है आपके खून में, मतलब हो सकता है कि आपको एलर्जी हो। तो वो एक स्क्रीनिंग मेथड है देखने के लिए कि आपके सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो क्या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। लास्ट में एक बलगम का टेस्ट करा जाता है, स्प्यूटम टेस्ट करा जाता है, उसमें भी सेम चीज़ देखी जाती है। आपको ये स्लाइड से मैं एक नए टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। टेस्ट नया नहीं है बट शायद आपको इसकी जानकारी नहीं हो। इसका नाम है स्किन प्रिक टेस्ट। अपन ने सबने सुना है कि भाई अपन को एलर्जी किसी चीज़ से सिम्टम्स हैं तो मार्केट में बहुत सारे एलर्जी टेस्ट अवेलेबल हैं, पैनल अवेलेबल है। जो टेस्ट जो है वो खून से करा जाता है, मतलब वो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में ये डिटेक्शन होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड टेस्ट में अपन जब नाक से सैंपल लेते हैं तो वो कोविड का एंटीजन डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर आप खून से टेस्ट करते हैं तो वो कोविड की एंटीबॉडी की मात्रा डिटेक्ट करता है। एंटीबॉडी का मतलब है कि शरीर को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई, उसको लड़ने के लिए शरीर ने एंटीबॉडी बनाए, उसकी मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए वो एंटीबॉडी टेस्ट करा जाता है। जो ब्लड टेस्ट आप करते हैं एलर्जी के लिए, उसमें अलग अलग खाने पीने की वस्तु से या अलग अलग आपके एलर्जेंस जो हैं पैनल बना हुआ होता है, उसके साथ ब्लड टेस्ट से एंटीबॉडी का लेवल चेक करा जाता है। अगर एक मात्रा से जो रेफरेंस वैल्यू होती है उससे ऊपर है तो ये कहा जाता है कि आपको उस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन इस बात के लिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो एलर्जी टेस्ट हैं ब्लड के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में किसी चीज़ से एलर्जी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ ये ब्लड टेस्ट ना कराएं। जब हम स्किन प्रिक टेस्ट की बात करते हैं, इसमें हम उन्हीं वस्तुओं को डायरेक्टली आपके बाजू पे छोटी छोटी मात्रा में इंजेक्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड नीडल से। जो नीडल इतनी बारीक होती है कि आपको यहाँ पे वो दिया गया है, आपको महसूस तक नहीं होता है कि आपको उस चीज़ को लगाया गया है। उससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको एलर्जी है, जैसे अपने को मच्छर काटता है तो लाल हो जाता है, स्वेलिंग आती है, सेम चीज़ में अगर आपको किसी वस्तु से एलर्जी है तो आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसमें कि स्वेलिंग आ जाएगी, लाल हो जाएगा, थोड़ा शरीर स्किन जो है गर्म हो जाएगी। उसके रीडिंग से अपने को आइडिया होता है कि आपको उस चीज़ से एलर्जी है या नहीं। स्किन प्रिक टेस्ट भी एक पैनल के फॉर्म में करा जाता है, लेकिन पैनल को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट की हिस्ट्री लेना अच्छे से। यदि हम 10 चीज़ों का टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आपको 6 का कभी ज़िंदगी में एक्सपोजर ही नहीं हुआ है, अगर वो चीज़ पॉजिटिव आ भी जाती है तो आपको कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कभी उसको महसूस ही नहीं करा अपनी ज़िंदगी में। इसलिए जो पैनल स्किन प्रिक टेस्ट के लिए डिसाइड होता है वो पेशेंट की जोग्राफिकल लोकेशन, की पेशेंट कहाँ रहता है, वहाँ पे क्या क्या पेड़ पौधे, कौन से जानवर, कौन से फंगस, क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से डिवाइडेड है कि नॉर्थ जोन में ये करना है, वेस्ट जोन में ये करना है, और उसके अंदर भी आपका किस चीज़ से एक्सपोजर है उतना ही टेस्ट करा जाता है देखने के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि यदि हम 2 या 3 वस्तु भी ऐसी ढूंढ पाएँ जिससे कि आप एलर्जिक हैं और आपका उस चीज़ से एक्सपोजर होता है, तो अगर आप उस एक्सपोजर को अवॉइड करेंगे तो आपके सिम्टम्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है और वो ट्रिगर नहीं करेगा आपको। अस्थमा के जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला गोल ये होता है कि अस्थमा के मरीजों को कोई भी अपना रोज़मर्रा का काम करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब उनका लाइफस्टाइल किसी भी प्रकार से हैम्पर नहीं होना चाहिए।
दूसरा, आपके सिम्टम्स इतने कम या इतने कंट्रोल रहने चाहिए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े, मतलब आपका हॉस्पिटल में एडमिशन इमरजेंसी में होने का ज़रूरत ना पड़े। तीसरा, आपके एज के अनुसार जो आपका लंग फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, आपके लंग्स की जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो मेंटेन रहे, वो गिरावट ना आए उसमें। चौथा, कि आपके जो ट्रीटमेंट हो रहा है, एस्थमा का ट्रीटमेंट हम सबको पता है कि इन्हेलर होते हैं। इन्हेलर के डोज जो है वो ऐसे डिसाइड करें जिसमें कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हों। इसके अलावा पेशेंट की एस्थमा के अटैक की वजह से डेथ नहीं हो, क्योंकि एस्थमा का अटैक कई बार बहुत सीवियर होता है जिसमें हमें इतना टाइम भी नहीं होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर जाया जाए। जब हम एस्थमा के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है वो है इन्हेलर। इन्हेलर में दो प्रकार की मेडिसिन होती हैं, एक का नाम होता है ब्रोंकोडायलेटर और एक होता है स्टीरॉइड। यहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि हमें स्टीरॉइड दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमने ये बात करी कि एस्थमा जो है सांस की नली की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब है, ब्रोंको मतलब सांस की नली, डायलेटर मतलब बड़ा करना। ब्रोंकोडायलेटर का काम है आपके सांस की नली को बड़ा करना ताकि आपको इमीडिएट रिलीफ मिले। जो सांस की नली सिकुड़ी हुई है हमारी, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो आराम से सांस ले पाएंगे, जिसकी वजह से सांस फ्री हो सकता है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि स्टीरॉइड का कंपोनेंट है, उसका काम है इन्फ्लेमेशन को दबाना। जब तक इन्फ्लेमेशन नहीं कम होती है तब तक आपका पूरा सिम्टम रिलीफ नहीं होता है। अब इसमें बात आती है कि स्टीरॉइड देने की वजह से क्या हमें कोई लंबे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इसकी वजह से कोई हमें एडिक्शन हो सकता है, इसकी लत लग सकती है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ है कि आपका इन्हेलर से जो भी मेडिसिन जा रहा है वो आपके सीधा लंग्स को जाता है। उसका जैसे आप टैबलेट लेते हैं, जब टैबलेट लेते हैं तो पहले मुंह से जाता है पानी के थ्रू, वो पेट में जाएगा, पेट से शरीर के खून में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद खून के माध्यम से वो टारगेट जगह पे पहुंचता है। जब आप इन्हेलर दे रहे हैं तो वो आपके सांस के नली के थ्रू डायरेक्टली आपके लंग्स को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बाकी शरीर कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। दूसरा, एक बार आपके सिम्टम्स पूरे कंट्रोल में आ गए तो धीरे धीरे अस्थमा की दवाइयों को कम करा जाता है। इसका गोल ये होता है कि आपको दवाई की ज़रूरत सिर्फ तब पड़े जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए पेशेंट का जितनी डोज में दवाई दी गई है उसको रेगुलरली टाइम से लेना ज़रूरी है। बहुत सारे मरीज़ 5 दिन में आराम आने के बाद कई बार दवाई छोड़ देते हैं या अपने हिसाब से उसका डोज फेरबदल करते हैं। ऐसे कंडीशंस में ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट का क्वालिटी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर वो जो प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में दिया हुआ है उतनी मात्रा में नहीं लेके अपने हिसाब से मेडिकेशन अगर ले रहे हैं। और कई बार जो है हमें जब पेशेंट्स को बहुत सीवियर अस्थमा का अटैक होता है, ऐसे पेशेंट्स को कई बार हमें भर्ती करना पड़ता है। भर्ती करके हमें इमीडिएट रिलीफ के लिए उनको इंजेक्शन के माध्यम से स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। वो स्टीरॉयड्स जान बचाने के लिए ज़रूरी हैं। उनका ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक स्टीरॉयड चलेगा, लेकिन क्योंकि हमें इमीडिएट पेशेंट का लाइफ पहले सेव करना है, इसलिए हम स्टीरॉयड कई बार देते हैं। प्रिवेंशन के मेथड्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि क्योंकि अस्थमा एक ट्रिगर फैक्टर से ऊपर उठने वाला डिजीज़ है, तो आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उस दिन आपका किस किस चीज़ से एक्सपोजर रहा,
क्या कोई ऐसा खाने पीने में वस्तु है कि जिसको खा के आपको हर बार सिम्टम्स होते हैं, या आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप कोई गार्डन में गए हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप के पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर साल के महीनों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी, या जाती हुई गर्मी और आती हुई सर्दी के टाइम में जब टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी होता है, ऐसे टाइम में अगर आपको ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें गाइड करती हैं कि आपको किस तरफ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके घर में अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स हैं तो धूल मिट्टी का प्रिवेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि घर में जब सफाई हो रही हो तो आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, आप घर में ना बैठें जब आपके घर में झाड़ू पोछा लग रहा है। तीसरा, घर में आजकल हमने देखा है बहुत जगह ऑटोमेटिक फ्रेगरेंस की मशीनें आती हैं जो हर थोड़ी देर में रूम फ्रेशनर को स्प्रे करती हैं, ये चीज़ें ना यूज़ करें। चौथी चीज़, जब आपके घर में ऐसे कोई मरीज़ हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है और घर में आपके कारपेट लगा हुआ है, कारपेट एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ डस्ट एक्यूमुलेशन होता है। आप किसी भी टाइम पे देखेंगे, इसको ही चाहे आप अभी वैक्यूम क्लीन कराएंगे और इतनी मिट्टी निकलेगी उसमें। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट कारपेट घर पे या तो क्लीन जल्दी जल्दी कराएं, या उनके रूम में ना हो उस कारपेट को ना रखें। बाहर जाते टाइम अगर आपको धूल मिट्टी से प्रॉब्लम होती है, जिस दिन ज़्यादा हवा चलती है धूल मिट्टी वाली, उस दिन अगर आपको बार बार लगता है कि छींक ज़्यादा आ रही है, नाक से पानी निकल रहा है, कोविड के टाइम में हम सब ने देखा कि मास्क से कितना फ़ायदा हुआ है। मास्क आपका उतना ही ज़रूरी है इस केस में भी, क्योंकि एक सिंपल कपड़े का मास्क जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है 50 to 60% कम कर सकता है। अगर आपको डस्ट एक्सपोजर हो भी रहा है, क्योंकि वो छन जाएगी आपके मास्क से, इसलिए आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम रहेंगे। इसके बाद जो है, जैसे हम घर में आपके अगर कोई पेशेंट है जिसको अस्थमा है या उसको सिम्टम्स हैं, कई बार हमारे जब स्कूल जाते हुए बच्चे होते हैं, घरों में छोटे बच्चे होते हैं और साथ में थोड़े एल्डरली पॉपुलेशन भी घर में है, बच्चों को स्कूल में नॉर्मल सर्दी खांसी में किसी को कौन सा इन्फेक्शन है कुछ घर पे पकड़ के लेके आ सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत 10 गुना बेटर होती है, तो उनको चाहे आप दवाई दें चाहे नहीं दें, वो आज नहीं तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके एल्डरली पॉपुलेशन अगर कोई है और उस केस में आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको सर्दी खांसी जुकाम है, तो उनका कांटेक्ट जो है बाकी पॉपुलेशन से ना हो, ऐसा हमें रखना चाहिए, क्योंकि उनको ये ट्रिगरिंग फैक्टर अगर आएगा तो हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी होती है। घर में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो प्लीज़ उनको कन्विंस करिए। मोटिवेशन से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है स्मोकिंग को क्विट कराने के लिए। जितना हानिकारक एक्टिव स्मोकिंग है उतना ही हानिकारक पैसिव स्मोकिंग है। मतलब आप ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ कोई और आपका स्मोक कर रहा है और उसका धुआं आपको जा रहा है, तो आपको उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा जितना उसके लंग्स को क्रिएट होगा, सेम मात्रा में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग प्रिवेंशन। आजकल पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने तो फाइन भी करा हुआ है, आपको अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके नोन टू हैं जो स्मोक करते हैं, उनको प्लीज़ ये चीज़ बताइए कि स्मोकिंग करने से आपकी उम्र जो है, हर एक सिगरेट में डेटा में दिखाया है कि 8 मिनट आपकी लाइफ कम हो जाती है। दिन की 10 सिगरेट मतलब दिन का 1 घंटा आप अपना लूज कर रहे हैं लाइफ का। इसी फैक्टर्स जो हैं इंडोर पोल्यूशन से भी होते हैं। तो इस केस में आपका जो बेडशीट है, पिलो कवर है, सोफ़ा का कवर है, इनको आप प्लीज़ साफ रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 8 घंटे की अगर नींद लेता है तो लगभग वो 10 घंटे अपने कमरे में होता है जहाँ वो सोता है। मतलब कि 1/3 ज़िंदगी उसकी उसके रूम में ही निकलती है। अगर उस 8-9 घंटे के एक्सपोजर में अपन एकदम एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, उसमें कोई आपका
मच्छर मारने का कॉयल ना हो, ऑल आउट ना हो। ऐसे केसेस में जब पेशेंट्स को बीमारी होती है तो मैं बोलता हूँ आप मच्छरदानी का यूज़ करिए, आप ये स्मोक वाले चीज़ों को घर में ना जलाइए, ऑटोमेटिक फ्रेगरेंस डिस्पेंसर को ना यूज़ करिए, परफ्यूम्स ना यूज़ करके आजकल डिओड्रेंट के रोल ऑन आते हैं जो बॉडी पे आप स्क्रब कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में पहले हम बहुत बाथरूम क्लीनिंग के लिए एसिड यूज़ करते थे। एसिड के बदले आजकल डिटर्जेंट्स बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, लेकिन कुछ डिटर्जेंट्स हैं जिसमें कि स्मेल नहीं आती है, ओडरलेस डिटर्जेंट्स बोलते हैं। सब जगह मार्केटिंग में होता है कि बहुत महकती खुशबू वाले डिटर्जेंट्स, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है या ऐसा व्यक्ति है जिनको सांस की तकलीफ़ है या एस्थमा की सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ आप ओडरलेस डिटर्जेंट यूज़ करिए घर में। इसके अलावा आपके जो घर के दीवार हैं, सीलन अगर है तो उसको तुरंत रिपेयर करवाइए। ऐसी चीज़ों में हम काफ़ी हद तक एस्थमा का प्रिवेंशन रख सकते हैं। और लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा। अगर बेडरूम में आप खाना पीना अवॉइड करिए, क्योंकि खाने पीने की वस्तु अगर थोड़ी भी नीचे ज़मीन पे गिरती है वो इंसेक्ट्स को आकर्षित करती है। इंसेक्ट्स जब आते हैं या कॉकरोच आते हैं या और